डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने मरकरी डैट मीन्स बुध के बारे में हमने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया था। आज के वीडियो में हम बुध के आगे जो शुक्र प्लैनेट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, शुक्र हमने हेडिंग डाल दिया आपको, शुक्र जिसकी इंग्लिश होती है वीनस। देखिए, यह सबसे पहले इसकी नामाकरण की बात करते हैं तो यह जो है रोम की एक देवी है और उसी रोम के देवी के नाम पर ही इस ग्रह का नाम शुक्र रखा गया था। पहली बात, अगर हम सन से इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको मैंने एक फिगर दिया था जेम्स जीन की परिकल्पना में पिछले वीडियो में। अगर उसको ब्रेन में रखेंगे तो आपको काफी आसान होगा। देखिए, हमने यहां पर सन बनाया, यह हमारा बुध हो गया, यह हमारा शुक्र हो गया। देखिए, यह बुध हो गया आपका और यह हमारा क्या हो गया, शुक्र हो गया। और इसके बाद जो आ जाएगा हमारा पृथ्वी आ जाएगा। देखिए, पृथ्वी यहां पर हो गया आपका, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है और बाकी शनि दिया हुआ है। तो अगर हम सूर्य के हिसाब से इसके डिस्टेंस की चर्चा करते हैं तो इसका पोजीशन, अगर यहां पर सन को हम थोड़ा बड़ा बना लीजिए, यह सन है हमारा, इसको बड़ा बना लिया मैंने। अब यहां से सन से दूरी के हिसाब से देखिएगा तो शुक्र का पोजीशन क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र दूसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है सर? पोजीशन देखिए, दूसरा ग्रह है। देखिए, अभी फिगर बनाए, एक बात और देख लीजिए। अब अगर एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार इसका पोजीशन क्या है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार। अब इसका पोजीशन देखिए, पृथ्वी से दूरी, तो देखिए हमारा पृथ्वी यहां पर है, देख रहे ना? तो इधर पृथ्वी है और पृथ्वी के इधर में क्या है आपका, मंगल। बताया था मैंने कि पृथ्वी यहां पर है, इधर शुक्र है, इधर हमारा क्या है, मंगल है। ठीक है, तो या तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र होगा या फिर मंगल होगा। लेकिन जब हम वहां पर पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट की चर्चा किया था, तो वहां पर हमने बताया था कि आपका शुक्र और मंगल में पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, शुक्र है। तो अगला इंफॉर्मेशन जो बन के आएगा, पृथ्वी से दूरी के अनुसार शुक्र जो है, शुक्र सबसे नजदीक का ग्रह है। देख रहे हैं? अब एक तीसरा जो इंफॉर्मेशन देखेंगे, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार शुक्र छठा बड़ा ग्रह है। लीजिए, देखिए यहां पर तीन इंफॉर्मेशन आ गया सामने जो आपको याद रखना है। पहला इंफॉर्मेशन, सूर्य से दूरी के अनुसार या सेकंड ग्रह है आपका, पृथ्वी का सबसे या नजदीक का ग्रह है आपका। और तीसरा जो इंफॉर्मेशन दिए, अगर साइज के हिसाब से देखिएगा तो यह सौर मंडल का छठा ग्रह है। आपको हमने पूरा जो फिगर दिया था वहां पर हमने साइज के बारे में बताया था, पिछले वीडियो में देख लीजिए आप। हमने बताया था, देखिए सर, बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि इधर का, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद शुक्र का पोजीशन है आपका। यानी ये पोजीशन अगर काउंट करेंगे तो आप 6 पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखिए, आपका एक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, किसके बारे में, शुक्र के बारे में दे रहे हैं हम। और देखिए, शुक्र जो है पृथ्वी के तो सबसे पास है, ये बात तो देख लिया आपने, पृथ्वी के सबसे पास है। और यह पृथ्वी के आकार एवं भार में लगभग बराबर है। लगभग वर्ड लिखा जा रहा है, बराबर है, एक्यूरेट नहीं है। तो यह साइज में और वेट में पृथ्वी के बराबर है। इसी कारण शुक्र को कहा जाता है, इसी कारण, लिखते जाइए, कारण शुक्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीचे डाल के लिखिए आप, सिस्टर ऑफ द अर्थ। क्या एक उपनाम दे दिया गया, इसको क्या कहा जाता है, सिस्टर ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं, अर्थात पृथ्वी की बहन।
देखिए, शुक्र को सिस्टर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी के वाहन कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? यह एक तो नजदीक है, पहली बात, और दूसरी बात देखिए आकार और भार में यह पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे सिस्टर ऑफ द अर्थ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर है आपका इंफॉर्मेशन? अब आइए देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि शुक्र के पास वायुमंडल है कि नहीं, शुक्र के एटमॉस्फेयर में वायुमंडल है कि नहीं। हमने पिछले वीडियो में मरकरी के बारे में बताया था और हमने वहां चर्चा किया था कि मरकरी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और उसका रेडियस कम है, और रेडियस कम होने के कारण उसकी एस्केप वेलोसिटी कम है, और एस्केप वेलोसिटी कम होने के कारण उसके सतह पर वायुमंडल नहीं है। किसके सतह पर? बुध के सतह पर। यह बुध के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। अब हम सवाल उठते हैं, यह शुक्र है, शुक्र है और इसमें वायुमंडल है कि नहीं, सवाल उठता है। अब हमने बताया था कि शुक्र का साइज देखिएगा तो ये छठा बड़ा ग्रह है। जब छठा बड़ा ग्रह है तो इसका रेडियस कुछ अधिक होगा, तो इसका रेडियस अधिक हुआ। जब रेडियस अधिक होगा सर, आर की वैल्यू यानी आर फॉर रेडियस, जब रेडियस अधिक होगा सर तो इसका एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगा, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि यह एस्केप वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड करती है, त्रिज्या पर डिपेंड करती है। आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, वहां अगर देख लीजिएगा तो यहां पर समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को देखिए। एस्केप वेलोसिटी इसका क्या होगा सर? ज्यादा होगा। और मैं बता रहा हूं शुक्र का एस्केप वेलोसिटी होता है 10.36 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए यह एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है। अब शुक्र ग्रह पर जाइएगा और किसी भी ऑब्जेक्ट को 10.36 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजिएगा, तब जाके वह स्पेस में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा स्पेस में। तो चूंकि इसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है तो इसकी गैसें जो है इसकी सतह को छोड़कर बाहर नहीं गया, अर्थात यहां पर इसकी सतह पर क्या है? वायुमंडल है। लीजिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ गया, शुक्र की सतह पर वायुमंडल है। क्लियर है आपका? अब सवाल उठता है कि यहां इसकी सतह पर वायुमंडल है तो इस वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो यहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है और इसके वायुमंडल में 90 to 95% क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है। इसके वायुमंडल में 90 to 95% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। यह एक यूनिक बात है। आपसे पूछा जा सकता है सौर मंडल की कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है? तो वह ग्रह हमारा कौन है? शुक्र है। अब आइए एक इंफॉर्मेशन और देता हूं मैं। अब इसके सतह पर वायुमंडल ज्यादा है, ठीक है, ये बात दिमाग में रख लीजिए आप अभी। अब आपको एक क्वेश्चन में करता हूं कि सौर मंडल का क्वेश्चन राइज कर रहा हूं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? लीजिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात में चर्चा की जा रही। गर्म ग्रह कौन सा है? आपसे क्वेश्चन किया गया था। देखिए सर, आपको बार बार फिगर इसलिए बना, यहां आपका लाइट का मेन सोर्सेज कौन है? हमारा ये सन है। समझ में आया बात? लाइट का मेन एनर्जी का मेन सोर्सेज जो है क्या है? आपका सन है। और सन के सबसे पास कौन है सर? बुध। उसके बाद क्या है? दूसरा शुक्र। देख रहे हैं, हमने दो ही बनाया। तो सूर्य के सबसे पास अधिक गर्मी का मेन स्रोत कौन है? सन है। और सन के सबसे पास बुध है। तो आपके हिसाब से सबसे गर्म ग्रह कौन होना चाहिए? बुध को होना चाहिए। सौर मंडल के सूर्य के, देखिए गर्म कौन होगा? जो आग के ज्यादा पास रहेगा उसको ज्यादा गर्मी मिलेगा ना। तो आपका अग्नि का सोर्सेज कौन है? हमारा सन है। और सन के सबसे पास हमारा बुध है। तो सबसे गर्म ग्रह किसको होना चाहिए? बुध को होना चाहिए। लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, बल्कि सबसे गर्म ग्रह हमारा क्या है? शुक्र है। अब सवाल उठता है कि शुक्र सबसे गर्म है तो क्यों है, और बुध नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सवाल क्रिएट होते हैं। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था बुध के बारे में कि बुध के सतह पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो होता क्या है सर कि यह बुध की सतह है और इस पर वायुमंडल नहीं है, तो दिन में तो यह ज्यादा गर्म हो जाता है, दिन में यह क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा। और जैसे ही दिन सूरज का अस्त हो जाएगा, सारा का सारा एनर्जी इसके छोड़कर
कहां पहुंच जाएगा? अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। और अंतरिक्ष में पहुंच जाने के कारण इसमें रात में जो है तापमान कितना हो जाता है? रात का तापमान बताया था वहां पर, याद कीजिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और दिन का तापमान क्या होता है? 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बताया गया था हमारे द्वारा, बुध का टेम्परेचर। अब देखिए इसका औसत तापमान, ये कहां माइनस में है, देखिए रात का तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दिन का तापमान 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इस तरह से औसत तापमान जो इसका होता है दिन और रात को मिलाकर वह कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए यह ग्रह गर्म नहीं है। तो बुध गर्म ग्रह होना चाहिए था, नहीं है। इसका रीजन यह है कि बुध पर जो है का वायुमंडल नहीं है। बुध पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होने के कारण यहाँ का दैनिक औसत तापमान जो होता है सबसे कम हो जाता है, इसलिए यह गर्म ग्रह नहीं है। लेकिन शुक्र के केस में जब देखिएगा तो शुक्र की सतह में सर वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा ज्यादा है। आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में, देखिए सारे लेक्चर हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड रहते हैं आपका, इसलिए पिछले वीडियो को आप जरूर देखा कीजिए। ये शुक्र प्लैनेट्स हमने बनाया सर, आपको मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बताया था, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कर रहा हूं। यहां पर ये सन है सर, ये सन लीजिए सर, ये सन हो गया। सन से एनर्जी आया, यह शुक्र के वायुमंडल से होके जाएगा, वायुमंडल को गर्म नहीं करेगा सर, सबसे पहले शुक्र की सतह को गर्म करेगा। और शुक्र यहां से जो रेडिएट एनर्जी होगा, और उस रेडिएट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है सर? कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और आपको बताया था कि इसके वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90-95% है। लीजिए सर, अब इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है सर। जो भी एनर्जी रेडिएशन द्वारा निकलेगा शुक्र से, सारा का सारा यह CO2 क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके रख लेगा, स्पेस में कुछ भी जाने नहीं देगा। तो इसका टेम्परेचर दिन और रात के टेम्परेचर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा, और इसलिए शुक्र का औसत तापमान क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सौर मंडल का यह सबसे गर्म ग्रह है। तो रीजन क्या बनेगा? तो इसके रीजन में ये भी पॉइंट आ सकते हैं कि शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है, और उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसलिए शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो आपका यहाँ पर जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो आंसर क्या मिला आपका? बुध नहीं मिला। बुध को कभी नहीं याद रखिएगा सर, रीजन के साथ दे रहा हूं, बुध को काटिए, इसका करेक्ट आंसर है हमारा शुक्र। अब देखिए जब यह गर्म होगा सर तो चमकीला भी होगा, गर्म होगा तो चमकीला भी। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म पूछे या चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह कौन सा है सर? वह शुक्र है। चमकीला ग्रह भी पूछा जाए तो वह ग्रह भी हमारा क्या है आपका सर? शुक्र। याद रखिए, हो गया शुक्र मंडल, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह भी शुक्र, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र है। इसका रीजन बता दिया मैंने। अब आगे देखिए, अब जो है शुक्र जो है, शुक्र ग्रह सुबह में पूर्व दिशा में चमकता है, पूर्व दिशा में चमकता है। यह शुक्र ग्रह जो है सुबह में पूर्व दिशा में चमकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर? मॉर्निंग स्टार। लिख लीजिए यहां पर, मॉर्निंग स्टार। हो गया, शुक्र जो है सुबह में पूरब में चमकता है, और पूरब में चमकने के कारण है इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और यही शुक्र ग्रह शाम में पश्चिम दिशा में चमकता है। कहां चमकता है सर? पश्चिम दिशा में चमकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है, कहा जाता है, नीचे लिखे इवनिंग स्टार। लीजिए सर इंफॉर्मेशन देखिए, शुक्र के 3 उपनाम बता दिया। पहला उपनाम सिस्टर ऑफ द अर्थ, पहला उपनाम क्या हुआ सर? सिस्टर ऑफ द अर्थ। दूसरा उपनाम मॉर्निंग स्टार,
तीसरा उपनाम इवनिंग स्टार। याद हो गया? इसके 3 उपनाम आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या? सिस्टर ऑफ द अर्थ, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इसके नाम से भी शुक्र जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल उठता है कि शुक्र के उपग्रह हैं कि नहीं है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शुक्र के उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास, आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, के पास एक भी उपग्रह नहीं है। एक याद रखना है, शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। आपको वहां पर हमने बताया था, नोट में लिख लीजिए, सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है। पिछले वीडियो में बताया था, शुक्र सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, वह बुध और क्या है आपका, शुक्र है आपका। क्लियर है? सौर मंडल में का उपग्रह विहीन ग्रह, ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, उपग्रह विहीन ग्रह है। उपग्रह विहीन मतलब उपग्रह नहीं वाला ग्रह है। पहला आपका बुध और दूसरा हमारा क्या है सर, शुक्र। ये 2 ऐसे आपके ग्रह हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। देखिए सर, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था एक बात, और वहां पर भी ये इंफॉर्मेशन दिया था, यहां पर भी इंफॉर्मेशन आ रहा था। हमने वहां पर समझाया था रोटेशन, आधे आपको कुछ रोटेशन के इंफॉर्मेशन को याद कीजिए, पिछला वीडियो देखे हैं तो। रोटेशन इसी को कहते हैं घूर्णन। हमने बताया था कि जब कोई ग्रह अपने अक्ष के अराउंड घूमेगा तो उसी को रोटेशन कहते हैं। जब कोई ग्रह अपने अक्ष के अराउंड घूमेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और जितने भी ग्रह हैं वह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम की से पूरब की ओर। बताया था याद है सभी ग्रह। लेकिन वहां पर हमने बताया था ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं घूमते हैं, वह बल्कि वह ग्रह क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर नहीं घूमकर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और उस 2 ग्रह के लिस्ट में एक हमारा यही शुक्र था और दूसरा क्या बताया था सर, यूरेनस। चलिए, पिछला वीडियो नहीं भी देखें तो इंफॉर्मेशन को आज रखिए। पूरब से पश्चिम की ओर, अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह कौन है, शुक्र और यूरेनस। तो यह इंफॉर्मेशन जो है आपका शुक्र में भी जाएगा कि शुक्र जो है अपने, ध्यान से सुनिएगा, शुक्र जो है अपने अक्ष पर किधर से किधर की ओर घूमता है, यह इंफॉर्मेशन भी नोट कर लीजिए। शुक्र अपने अक्ष पर, अक्ष बोलना जरूरी है, अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। लीजिए सर, और इसी घूमता है, और इसी घूमने के कारण, इसी घूर्णन गति के कारण, यानी पूरब से पश्चिम घूमने के कारण शुक्र पर होता है। ऐसे लिखिए, शुक्र पर होता है, क्या होता है सर, सूर्योदय। सूर्योदय कहां, पश्चिम में, और सूर्यास्त पूर्व में। लीजिए, उल्टा इंफॉर्मेशन है, हमारे पृथ्वी के जस्ट अपोजिट हो रहा है। सौर मंडल में शुक्र ऐसा ग्रह निकल आया जहां सूर्य जो है पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। यह यूनिक इंफॉर्मेशन से इस इंफॉर्मेशन को आज रखेंगे। शुक्र एक सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो जहां सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है पूरब में होता है। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखेंगे, शुक्र के साथ साथ यूरेनस पर भी ऐसा होता है। चलिए, यूरेनस में भी इस इंफॉर्मेशन को हम ऐड करेंगे। क्लियर है आपका? अब आइए जरा एक बात, अभी शुक्र की घूर्णन की बात किया था, और एक बात मैं बता देता हूं शुक्र के बारे में। आप शुक्र को पढ़ रहे हैं, या लीजिए, हमने शुक्र बनाया या इसका अक्ष बना दिया, लीजिए, और यह घूम रहा है। तो इसकी घूर्णन गति
कम है। याद रखिएगा, शुक्र की घूर्णन गति कम है, यानी घूर्णन गति कम होने का मतलब क्या, ये घूमेगा, इसका घूर्णन का स्पीड कम है। घूर्णन गति मतलब क्या, इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश आपको इंग्लिश समझ में आएगा, स्पीड ऑफ रोटेशन लीजिए, अब समझ में आ गया। यानी इसकी घूमने का, अक्ष पर घूमने का जो स्पीड है ना वो कम है। जब स्पीड कम है तो इसको एक बार घूमने में धीरे धीरे घूमेगा तो एक बार पूरा घूमने में ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा सर, ज्यादा समय लगेगा। यानी एक बार घूमने में जो समय लगता है उसको हम घूर्णन अवधि कहते हैं। एक बार घूमने में जो समय लगता है सर उसको हम क्या कहते हैं सर, घूर्णन अवधि। इसकी इंग्लिश होती है रोटेशन पीरियड सर, लिख लीजिए, रोटेशन पीरियड। तो आपकी घूर्णन अवधि क्या होती है, सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक। तो याद रखना है, शुक्र की घूर्णन अवधि यानी रोटेशन पीरियड सर्वाधिक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी घूर्णन अवधि सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर क्या होगा सर, शुक्र होगा। क्लियर है। देखिए, आपको शुक्र की सतह की जानकारी लेने के लिए हमने अर्थ से एक सैटेलाइट भी भेजा था। उस सैटेलाइट का नाम है मैसेंजर सैटेलाइट। मैसेंजर सैटेलाइट या मैसेंजर। क्लियर है आपका। तो आज रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है मैसेंजर यान को किस ग्रह पर भेजा गया। मैसेंजर यान को किस ग्रह पर भेजा गया, तो किस ग्रह पर भेजा गया था सर, शुक्र पर भेजा गया था। ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे क्या थे, शुक्र के थे, वीनस के थे। अब आइए नेक्स्ट प्लेनेट पर आइए। हमारा नेक्स्ट प्लेनेट तीसरे पोजीशन पर, एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं सर, हमारा पृथ्वी होगा। हमारा नेक्स्ट प्लेनेट क्या होगा, पृथ्वी। चलिए, पृथ्वी है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे इसमें। पृथ्वी, अर्थ। अर्थ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो अर्थ के में हम सबसे बड़ी बात देखते हैं, पहला इंफॉर्मेशन जो हम लिखेंगे अर्थ में, यह सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी से के हिसाब से यह क्या है, लिखेगा, यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। देख रहे हैं, आकार के हिसाब से देखेंगे तो यह पांचवा ग्रह बनेगा। यह आकार के अनुसार के हिसाब से सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। लीजिए, सीक्वेंस पहले से भी याद होगा आपका। अब देखिए, हम पृथ्वी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आपको वह इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से वेरियस क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, अपने पहला इंफॉर्मेशन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। आकार के हिसाब से देखेगा तो यह सौर मंडल का पांचवा ग्रह है। अब देखिए, सूर्य पृथ्वी की आयु बराबर 4.6 बिलियन वर्ष। कितना पृथ्वी की आयु बताई गई है, ये जब डाटा आज बेस है 4.6 बिलियन वर्ष, और इसी को करेंगे तो ये 460 करोड़ वर्ष हो जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु कितनी है बताई गई है 4.6 बिलियन वर्ष, और करोड़ में वह डाटा किसके बराबर होगा, 460 करोड़ वर्ष हमारी पृथ्वी की क्या है, आपकी आयु है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर पृथ्वी की आयु को कैसे ज्ञात किया गया। तो देखिए, एक पृथ्वी की आयु ज्ञात करने का एक यंत्र है, उस यंत्र को कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ यंत्र। मास स्पेक्ट्रोग्राफ यंत्र। अब यही मास, आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आयु कैसे, किस यंत्र से ज्ञात किया गया, तो वह यंत्र क्या हो गया सर, मास स्पेक्ट्रोग्राफ यंत्र है आपका, जिससे हमको पृथ्वी की आयु का पता चला। अब सवाल उठता है कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ यह यंत्र है किस सिद्धांत पर काम करता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह जो है यंत्र जो है यूरेनियम एक मेटल है, यूरेनियम के
विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिएगा, हमने इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया, पृथ्वी की आयु किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है सर, मास स्पेक्ट्रोग्राफी यंत्र से। आपका अगला सवाल, मास स्पेक्ट्रोग्राफ यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इरेडियम के विखंडन के सिद्धांत पर यह काम करता है। अब डाटा इसमें बहुत ज्यादा है, आपको डाटा याद करने पड़ेंगे सारे सर। अब सवाल उठता है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, आप लिखिए यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 5.976 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है सर, 5.976 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। इस वैल्यू को, ये राउंड फिगर में इस वैल्यू को लीजिएगा तो 5 पॉइंट समथिंग है, तो इसको 6 मान लीजिए, तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg भी आप इसको बोल सकते हैं, आपके ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, देखिए आपका एक सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं, वह सवाल उठा रहे हैं पृथ्वी का आकार कैसा है। सारी इंफॉर्मेशन अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पृथ्वी का आकार कैसा है। तो आप बचपन में क्या पढ़ते आ रहे हैं सर, बॉल के समान। बचपन की किताबों में यही सब इंफॉर्मेशन मिलता है। हमने पढ़ा है नारंगी के समान, नारंगी डेट मीन्स संतरा के समान। अब सवाल उठता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वी का आकार कैसा है, बॉल के समान, पृथ्वी का, या फिर नारंगी या संतरे के समान। ऐसा क्यों बताया गया, ये इंफॉर्मेशन आपका सही है, पृथ्वी का आकार बॉल के समान और नारंगी या संतरे के समान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बचपन में इसलिए समझाया गया कि एक छोटा बच्चा जो है शेप को आसानी से समझ लेता है। शेप को छोटे बच्चे के बुक में इंफॉर्मेशन मिलता है, बड़े बच्चे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे, इसके लिए जो है पृथ्वी के आकार के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है वह शब्द है ज्वाइड शेप, धाराकारीय। अब एक छोटा बच्चा जो है ज्वाइड शेप और धाराकारियों को, शब्द को नहीं समझ पाएगा। मैं बता रहा हूं पृथ्वी का आकार, उसका करेक्ट आंसर होगा ज्वाइड शेप, या फिर उसको हमने क्या बोलते हैं, धाराकारीय हिंदी में बोलते हैं। अब छोटा बच्चा जो है ज्वाइड शेप क्या होता है, धाराकारीय क्या होता है, तो समझेगा नहीं। तो उसको समझाने के लिए एक ऑब्जेक्ट को बता दिया गया, वह ऑब्जेक्ट बॉल को बता दिया। बच्चे बॉल को जानते हैं कि पृथ्वी कैसा है, देखो बॉल देख रहे हो ना, बॉल की तरह है। संतरा देखते हो, खाते हो, हाँ संतरे खाते हो, संतरे की तरह है, ये बता दिया। ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा शेप बॉल के आकार का या संतरे का आकार का नहीं है। अगर बॉल के आकार का होता, अब इसको खंडन कर रहा हूं मैं, अगर बॉल के आकार का होता तो यह बॉल, और बॉल क्या होता है, एकदम स्फेरिकल होता है सर। बॉल क्या होता है, स्फेरिकल, और जब स्फेरिकल होगा तो इसको व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, व्यास। और पृथ्वी पर जो बीच से लाइन जो रेखा खींचा गया है इसको बोलते हैं विषुवतीय व्यास। इसी को क्या बोलते हैं, विषुवतीय व्यास। ठीक है, एक व्यास और एक यहां से ऐसे, ये ध्रुव होता है सर, ये पोल, ये पोल, और पोल के बीच से जो लाइन खींचे ये ध्रुव, ये भी ध्रुव हो गया, और नीचे भी ये नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल, या साउथ वाला दक्षिणी ध्रुव। देख रहे हैं आप, यह दोनों को मिला दीजिएगा तो ये जो लाइन बना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो लाइन बना इसको बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। इसको बोलते हैं कर क्या सर, ध्रुवीय व्यास। अगर पृथ्वी हमारे बॉल के आकार का होता तो ये वाला व्यास विषुवतीय व्यास और ये वाला व्यास दोनों बराबर होता, क्योंकि बॉल का ये दोनों क्या होता है सर, इक्वल होता है। इस गोल लीजिए, गोल बनाइए, अगर गोल बना लेते हैं इस तरह से तो ऐसे व्यास खींचिए, ऐसे व्यास खींचिए, कोई भी व्यास बनाइए, और व्यास आर इक्वल आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो यहां पर आपका पृथ्वी के केस में यह आपका विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास इक्वल नहीं है। अब सवाल उठता है ना कि सर आप क्या है, आप बता दो। तो देखो मैं बता रहा हूं है क्या, पृथ्वी का शेप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सर, एक बड़ा सा गोल सा गुब्बारा ले लो, गोल वाला लेना, एकदम स्फेरिकल, बड़ा सा गोल गुब्बारा ले लो। गुब्बारा ले लिया, बड़ा सा ले लिया गोल। अब उस गुब्बारे को नीचे एक हाथ लगाओ और एक ऊपर लगाओ, और उसको ऐसे दाबो, ऐसे दाबो, ऊपर से, नीचे से और ऊपर से दाबो। दाबोगे तो स्थिति क्या होगी सर, ये वाला जो है ध्रुवीय व्यास कम जाएगा और ये विषुवतीय व्यास क्या होगा, ज्यादा। देख रहे हैं आप, सेव कीजिए। पृथ्वी एक गोल सा बॉल ले लिए, बहुत बड़ा सा, इमेजिन कर रहा हूं मैं, और उसको ऊपर से या नीचे से हाथ रख के ऐसे दाबिएगा
तो दाबने पर थोड़ा सा दाबिएगा, पूरा नहीं दाबिएगा फट जाएगा। तो दाबने से जो शेप बनेगा वह उस शेप को ही ज्वाइड शेप या धाराकारीय शेप कहा गया है। और ऐसा दाबने से क्या होगा हमारा कि आपका ए वाला जो व्यास है ये कम जाएगा और ए वाला बीच वाला व्यास बढ़ जाएगा। ऐसा ही पृथ्वी के कंडीशन में है। तो आइए हम इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यह लीजिए हमारा पृथ्वी, क्लियर है। अब यह व्यास, इसी व्यास, यह व्यास, इस व्यास को हमने क्या नाम दे दिया, विषुवतीय व्यास। क्लियर है सर। और यह विषुवतीय व्यास जो हमारा कितना है सर, 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर हमने डाटा ले दिया। अब ये वाला ये ध्रुव वाला, ये नॉर्थ पोल हो गया सर, ये साउथ पोल हो गया। अब इसको मिलाकर एक रेखा खींचिए, तो यह जो बना इस व्यास को क्या नाम दे देंगे, ध्रुवीय व्यास। और यह व्यास, ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,713 किलोमीटर। एक इसका वैल्यू कितना है सर, 12,713 किलोमीटर। लीजिए चल इधर लिखते हैं, विषुवतीय व्यास पृथ्वी का कितना है, 12,756 किलोमीटर और ये ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। लीजिए सर, देखिए ज्यादा है विषुवतीय वाला, हमने बॉल लिया और इसको ऐसे दाबा, तो दाबा तो ये ज्यादा फैल गया, इतना हो गया, और ये थोड़ा कम हो गया। देखिए आपका यहाँ पर 756 है और 13 है। अब इसका डिफरेंस कितना होगा, अंतर, किसका अंतर, व्यास का अंतर, कितना, 43 किलोमीटर का। देखिए पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर क्या होता है सर, 43 किलोमीटर होता है। और इसी होने के कारण इसको कहा गया है ज्वाइड शेप। पृथ्वी का आकार कैसा है, ज्वाइड शेप है, या इसी को कहते हैं धाराकारीय। लीजिए तो आज दिन से याद रखेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, ज्वाइड शेप है और अर्थात धाराकारीय। अब सवाल उठता है, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 12,713 किलोमीटर। और विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना होता है, 43 किलोमीटर। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे, हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी के बारे में आपको एक फिगर में बना रहा हूं, फिर देखिए एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले बन जाने दीजिए, यह हमारा पृथ्वी है। चलिए हेडिंग हटा दीजिए, हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है, हेडिंग आप समझ रहे हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पृथ्वी बना दिया। अब यहां पर अक्ष बनाओ, इसे बना लिया। ये हमारा अक्ष हो गया, यह हमारा क्या हो गया सर, अक्ष। लिख लो अक्ष, ठीक है। और यहां से जो एक लाइन ऐसे खींचिएगा, अक्ष पर इस तरह से एक लाइन, अक्ष पर इस तरह से एक लाइन जो खींचेंगे, इसको बोलते हैं कक्षा तल। इसको क्या बोलते हैं सर, कक्षा तल। ध्यान से समझना है, कक्षा तल। देखिए ये पृथ्वी का तो अक्ष हो गया आपका, एकदम 100% जान रहे हैं, नॉर्थ पोल है यहाँ पर और ये हमारा साउथ पोल, और यह जो बीच से लाइन गया यही अक्ष हुआ। और इस अक्ष पर नीचे से जो एक लाइन से खींचे हमने, इसको कहा कक्षा तल। अब इस कक्षा तल पर क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर, कक्षा तल के पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर खींचिए, इस तरह से सीधी रेखा, सीधी रेखा खींचना है आपको, सीधी रेखा, ठीक है। यह हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कक्षा तल पर। अब जो यह लाइन हुआ, इस लाइन को क्या खींच कहेंगे हम, कक्षा तल पर खींचा गया लंब। लो सर, कक्षा तल पर खींचा गया लंब। अब देखो कक्षा तल पर लंब खींचे हो सर, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक पूरा कितना बनेगा, इधर 90, और इधर भी कितना बनेगा, 90। आपको लग नहीं रहा है क्योंकि फिगर 3 डायमेंशनल हो जाता है, इस वजह से आपको लगता नहीं है। लेकिन इतना बात तो समझ, इस लाइन पर, ये जो लाइन है, इस लाइन पर आपने यह परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इधर भी 90, इधर भी 90, यानी ये दोनों एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों मिलकर 90 होगा। एकदम समझ रहे हैं आपको, ये दोनों मिलकर 90 बनाएगा। अब देखो मैं इधर वाला को बता रहा हूं। इधर वाला जो एंगल है सर, इधर वाला, ये है 23.5 डिग्री। कितना सर, 23.5 डिग्री। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं,
231/2 डिग्री। अब इधर वाला सारे 23 होगा, 90 है, टोटल 90 है, इधर वाला हमने सारे 23 बना दिया, तो इधर वाला कितना बच जाएगा, सारे 66 डिग्री हो गया। अब देखो सर यहां पर ये सारे 23 है और ये सारे 66, अब सारे 23 वाला एंगल का क्या नाम पर कहेंगे। अब देखो सारे 23 वाला को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कक्षा तल पर खींचे गए लंब से अक्ष का झुकाव बराबर। अब देखो सर हमने लिखा कक्षा तल पर खींचे गए लंब, ये कक्षा तल पर खींचा गया लंब है, ये वाला देख रहे कक्षा तल पर, और ये हमारा अक्ष है, ये हमारा कक्षा तल पर खींचे गए लंब और ये अक्ष, इस दोनों के बीच का जो कोण होगा वह सारे 23, तो वही तो लिखा मैंने, कक्षा तल पर खींचे गए लंब से, ये लंब और यह अक्ष का झुकाव, यहां पर ये लंब और लंब से अक्ष, देखो ये लंब हो गया हमारा और ये अक्ष, लंब से इधर से चल रहा हूं इधर से इधर, लंब से अक्ष का झुकाव, ये लंब हो गया हमारा सर, और इधर से इधर अक्ष का झुकाव कितना, सारे 23 डिग्री। याद रखिएगा आपसे पूछता है कि कक्षा तल, पृथ्वी का जो है कक्षा तल पर खींचे गए लंब से अक्ष का झुकाव कितना है, तो सारे 23, लेकिन ये रियल में सारे 23 नहीं है, इसका अगर तोड़िएगा तो देखिए डिग्री को जो है मिनट और सेकेंड में डिवाइड किया जाता है, तो इसका जो और वैल्यू होता है ये होगा सारे 23 डिग्री सर, 26 मिनट, ये डिग्री गोल मिनट में लाइन, और आपका सर 59 सेकेंड, ये रियल वैल्यू आपका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सारे 23 तो हमने राउंड फिगर में बोलता हूं ना, अगर आपसे कभी कभी सारे 23 में अगर डिटेल पूछ दिया जाए तो डिटेल याद रखेगा, कक्षा तल पर खींचे गए लंब से अक्ष का झुकाव कितना होता है, सारे 23 डिग्री, 26 मिनट और 59 सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर अब इधर से चलो, एक क्या हो गया, एक यहां पर कक्षा तल, ये हमारा क्या हो गया सर, कक्षा तल, और कक्षा तल से जो है अक्ष का झुकाव, ये कक्षा तल से, अब दूसरा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कक्षा तल से अक्ष का झुकाव बराबर, तो ये कक्षा तल है और ये हमारा अक्ष है, कक्षा तल से इधर इसे चला, कक्षा तल से अक्ष का झुकाव बराबर सारे 66 डिग्री। अब सारे 66 को पूरा एक्यूरेट लिखना चाहेंगे तो सारे 66 डिग्री, 33 मिनट और 01 सेकेंड, इतना सारे 66 को पूरा एकदम एक्यूरेट बताना चाहेंगे तो सारे 66 डिग्री, 33 मिनट और 01 सेकेंड। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आपको याद रखना पड़ेगा, फिगर भी बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि ज्यादा समझ में आए इंफॉर्मेशन, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कक्षा तल क्या हो गया, अक्ष क्या हुआ, अभिलंब क्या हो गया। तो आपको याद रखना है, कक्षा तल पर खींचे गए अभिलंब से अक्ष का झुकाव सारे 23 डिग्री, राउंड फिगर ही याद रखिएगा, पूरा डिटेल अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, सारे 23 डिग्री, 26 मिनट 59 सेकेंड, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है सर। ठीक है, कक्षा तल से अक्ष का झुकाव सारे 66 डिग्री, पूरा अगर मंगाए 66 डिग्री, 33 मिनट 01, क्योंकि आजकल सर डेट ऐसा आ गया है कि कंपटीशन दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, और टफ से टफ इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, बेसिक जो हम लोग रटते आ रहे हैं उन्हें पूछ के कुछ दूसरा पूछ देता है, तो सारे 23 सारे 66 सब रटते आ रहे हैं, हो सकता है पूरा कंप्लीट वैल्यू आपको ऑप्शन में डाल दे, लीजिए अब कंप्लीट याद रहेगा तब तो, कहिएगा किताबें में नहीं पढ़ा था सर, मैंने तो पढ़ के नहीं गया तो छूट गया मेरा, तो आप मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसे भी अच्छी तरह से आप लर्न कर लेंगे। आइए सर, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करने जा रहे हैं, पृथ्वी का क्षेत्रफल की चर्चा करने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सर पृथ्वी प्लैनेट्स के बारे में, और इस पृथ्वी प्लैनेट्स के बारे में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। अब यहां पर हम एक काफी इंपॉर्टेंट बात निकलने जा रहे हैं, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी का क्षेत्रफल होता है 5097 मल्टीप्लाई 10⁵ वर्ग किलोमीटर। लीजिए सर, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 9057 मल्टीप्लाई 10⁵ वर्ग किलोमीटर होता है। अब इस क्षेत्रफल को, इसको हम पृथ्वी पर दो चीजों में बटा हुआ है, एक स्थल वाला भाग और एक जल वाला भाग। तो यहां पर देखेंगे स्थलीय भाग का क्षेत्रफल देखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे सर हम,
और फिर यहां पर देखेंगे जलीय भाग का क्षेत्रफल। यानी स्थलीय भाग का क्षेत्रफल कितना है और जलीय भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए स्थलीय भाग का क्षेत्रफल होता है हम यहां पर लिख रहे हैं 148 मल्टीप्लाई 10⁵ वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर का km लिख दीजिए, चलेगा। लीजिए 148 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर। और यह पूरा पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना परसेंट होता है सर? यह पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल का 29% होता है, याद रखिएगा। अब स्थलीय भाग हमारा 148 मल्टीप्लाई 10⁵ तो उस वैल्यू में से 5097 में से 148 को माइनस कर लेंगे तो हमारा यहां पर वैल्यू आ जाएगा 3613 मल्टीप्लाई 10⁵ वर्ग किलोमीटर। लीजिए सर, हमने आपको देखिए यहां पर डाटा बेस है, आपका डाटा याद रखना पड़ेगा सर। वहां पर जैसे हमारा रखे हैं पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना 5097 मल्टीप्लाई 10⁵ वर्ग किलोमीटर। फिर इसको हमने दो भाग में बांटा, आपको पृथ्वी के क्षेत्रफल को। पृथ्वी पर कुछ भाग स्थलीय है, लैंड है, कुछ भाग में वाटर है। तो लैंड कितना है और वाटर कितना है सर? लैंड कितना है सर? हमारा लैंड का क्षेत्रफल 148 मल्टीप्लाई 10⁵ वर्ग किलोमीटर। और जलीय भाग का क्षेत्रफल कितना 3613 मल्टीप्लाई 10⁵ वर्ग किलोमीटर। और यह कितना है आपका सर? अब इसका परसेंटेज निकालिए। आपका क्या करेंगे, ये आपका टोटल 100% हो जाएगा सर। और 100% में 29 को हटा लीजिएगा तो ये 71% होगा। कितना परसेंट? तो याद रखिएगा पृथ्वी पर लैंड कितना परसेंट है? ये तो डाटा आसान है, 29%। जल कितना है सर? 71% है। जल कितना है? जलीय भाग कितना प्रतिशत है? 71% है। और जलीय भाग हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक है। सर्वाधिक कौन सा है? सर्वाधिक जलीय भाग है। और जब चूंकि पर पृथ्वी पर 71% जल भाग है और इसीलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमारा पृथ्वी जो है नीला दिखता है। कैसा दिखता है सर? नीला, डेट मीन्स ब्लू। और चूंकि अंतरिक्ष से देखने पर जल की अधिकता के कारण, जल की अधिक उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीला या ब्लू दिखाई पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। लीजिए रीजन, ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह कहते हैं। एक आंसर दे दिया, देख रहे हैं सर? इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थे हमारे। अब आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं पृथ्वी को कि सूर्य से दूरी कितनी है। दूसरा इंफॉर्मेशन हम देखते हैं पृथ्वी से, सूर्य से लिखिए सबसे अच्छा, सूर्य से, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी की दूरी कितना किलोमीटर सर? 149.6 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर। और यह जो डिस्टेंस होगा सर औसत दूरी होगा। आपको बताया था कि पृथ्वी सन के जो चारों ओर चक्कर लगाती है उसका रास्ता जो है इस हमारा अर्थ हो गया, यह एकदम वृत्ताकार नहीं है बल्कि कैसा है सर? इलिप्टिकल है। और इलिप्टिकल है तो कहीं पर डिस्टेंस ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। तो इस तरह से हम क्या लेते हैं, यहां पर जब दूरी की बात करते हैं तो हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की यह डिस्टेंस जो है औसत डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस होगा। और वह एवरेज डिस्टेंस है 149.6 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर। राउंड फिगर में 15 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। अब अभी बताया कि इलिप्टिकल पथ है तो पृथ्वी जब कभी पास होगा और कभी दूर होगा, पृथ्वी जो है सूर्य के कभी पास होगा और कभी दूर होगा, तो दो स्थिति तो जरूर क्रिएट होगा। हालांकि बहुत सारे पोजीशन ग्रहण करेगा, लेकिन एक ऐसा स्थिति हो जब पृथ्वी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा और एक ऐसी स्थिति होगा जब पृथ्वी बहुत सूर्य के पास होगा। क्लियर है? तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब होता है तो उसी को हम कहते हैं अपहेलियन की स्थिति। उसको क्या कहते हैं सर? अपहेलियन की स्थिति। और जब बहुत पास होता है तो उसको कहते हैं पेरिहेलियन। लीजिए सर, एक दो नया वर्ड हमने दे दिया, अपहेलियन एंड पेरिहेलियन। अब इसी को समझते हैं, अपहेलियन पेरिहेलियन को क्या समझना है। यहां पर दूरी को देखते हैं तो एक बार ज्यादा दूर पर जाएगा पृथ्वी और एक बार कम दूर पर जाएगा। तो हमें समझना है किसको? अपहेलियन को। अपहेलियन
पेरीहेलियन। लीजिए सर, बोर्ड पर आ गया अपहेलियन और दूसरा पेरीहेलियन। यहाँ पे हेलियन क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, आप शॉर्ट में लिखिए पहले, मैक्सिमम डिस्टेंस। यानी सूर्य और पृथ्वी के मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति को ही, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति ही अपहेलियन कहलाती है। पेरीहेलियन क्या कहलाएगा, मिनिमम डिस्टेंस, इसमें लिखिए सर, मिनिमम डिस्टेंस, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच का मिनिमम जो दूरी होगा उसी को हम क्या कहेंगे सर, पेरीहेलियन कहेंगे। अब इसको जो फिगर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखिए सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम आपको बनाने जा रहे हैं फिगर। यहां पर सन को ले लिया, देख रहे हैं, यहां पर हमने क्या लिया, सन, यहां पर अर्थ को लिया, ये अर्थ एक स्थिति है, ये मान लेते हैं मैक्सिमम है, एक इसको क्या मान लिया मैंने, मैक्सिमम, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया क्या, मिनिमम। क्लियर है, और मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति ही क्या कहलाती है, अपहेलियन, और इसको लिख दीजिए पेरीहेलियन। दिमाग में बैठ गया, ये हमारा बीच में सन हो गया सर। अब यह मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हमारा अर्थ, इधर भी अर्थ बना दो, ई फॉर अर्थ, इधर भी अर्थ बना दो, ये अर्थ। तो सूर्य और पृथ्वी के मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति अपहेलियन, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस की स्थिति, मिनिमम लिखा हुआ ऊपर और नीचे लिख दिया पेरीहेलियन कहलाएगा। दिमाग में बैठ गया, फिगर बैठाइए, पूरा स्टेटमेंट लर्न करना आपको। अब अपहेलियन की स्थिति में आप पूछिए हमसे कि सूर्य और पृथ्वी अपहेलियन की स्थिति में सर कितना डिस्टेंस पर रहता है, तो यह डिस्टेंस होता है 152 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। और यह पेरीहेलियन की स्थिति में दूरी कितनी होती है सर, तो यह होता है 147 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 किलोमीटर। ये डाटाज हैं। अपहेलियन की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 152 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 किलोमीटर। पेरीहेलियन की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 147 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 किलोमीटर। क्लियर है आपका सर। अब एक सवाल उठता है कि सर यह स्थिति कब बनती है और यह स्थिति कब बनती है, तो ये बनती है 2 से 5 जुलाई के बीच, अर्थात 2 से 5 जुलाई के बीच पृथ्वी जो है सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति में रहती है। अब मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, 2 से 5 जनवरी। 2 से 5 जनवरी के बीच सूर्य जो है पृथ्वी के पास रहेगा, अर्थात पृथ्वी सूर्य के काफी पास होता है। समझ में आ गया। अपहेलियन पेरियन, तो आपको यही याद रखना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस की स्थिति अपहेलियन कहलाती है और मिनिमम डिस्टेंस की स्थिति पेरीहेलियन कहलाती है। अपहेलियन की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 152 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 किलोमीटर। कब होता है अपहेलियन की स्थिति में पृथ्वी हमारा, 2 से 5 जुलाई के बीच। पेरीहेलियन मिनिमम डिस्टेंस की स्थिति है, इसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 147 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 किलोमीटर। और ये कब होता है, 2 से 5 जनवरी के बीच। यही हमारा इंफॉर्मेशन था अपहेलियन और पेरीहेलियन के बारे में। क्लियर है। अब देखिए सर, पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी की चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग, ये तो आपको याद होगा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या है सर, माउंट एवरेस्ट। आप पढ़े हैं माउंट एवरेस्ट। और यह कहां है सर, नेपाल में। याद रखिएगा, इंडिया में माउंट एवरेस्ट नहीं है, ये हिमालय की चोटी है। हिमालय की माउंट एवरेस्ट क्या है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। और यह हिमालय पर्वतमाला में है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो पृथ्वी की भी सबसे ऊंची चोटी बन गई है। और यह किस देश में है सर, नेपाल में है। अब उठता है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग। पृथ्वी का इंफॉर्मेशन है सिर्फ, सबसे गहरा भाग वह है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। और इस मेरियाना गर्त जो है, और मेरियाना गर्त में भी एक गड्ढा का पोर्शन है। एक तो गर्त है और गर्त के अंदर भी मेरियाना गर्त है, उसका सबसे गड्ढा पोर्शन है। ऐसे लिख लीजिए, मेरियाना गर्त का दक्षिणी भाग सबसे ज्यादा गहरा है।
जो कहलाता है चैलेंजर डीप। क्या कहलाता है? उसको चैलेंजर डीप कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी का गहरा भाग मेरियाना गर्त है और इस मेरियाना गर्त के दक्षिणी भाग जो है वो और सबसे ज्यादा गहरा है और उसी को चैलेंजर डीप डीप कहते हैं। DEEP डीप कहते हैं। लेकिन आप पूछिएगा सर ये मेरियाना गर्त है कहां? तो यह मेरियाना गर्त कहां है? दोनों प्रशांत महासागर में। कहां है सर? प्रशांत महासागर, जिसकी इंग्लिश पैसिफिक ओशियन होती है सर, या पैसिफिक ओशियन में है आपका। और पैसिफिक ओशियन में कहां है? तो फिलीपीन द्वीप के पास। आपको वहां पूछेगा तो फिलीपीन से द्वीप के पास। देख, ये सर हमारा मकसद होता है आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देना, आपको डीप नॉलेज में देना, ताकि क्वेश्चन किधर से भी आए, उल्टे सीधे भी आए, डीप में भी जाकर पूछे तो आप जवाब दीजिए। इसलिए हम आपको ये नहीं कि बेसिक पढ़ा दिया, मेरियाना ट्रेंच रख लिया, नहीं सर। मेरियाना ट्रेंच की चर्चा की है तो उससे रिलेटेड देखिए, वह प्रशांत महासागर में। प्रशांत में कहां पर है? तो फिलीपीन द्वीप में है। और मेरियाना ट्रेंच के अंदर भी एक गड्ढा वाला पोर्शन है जिसको चैलेंजर। तो सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ पढ़िए और ब्रेन में लेके चलिए, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए सिंपल सा इन्फॉर्मेशन हम माउंट एवरेस्ट का दिए, तो आपको जानना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट क्या है, पीक है माउंटेन का। तो किस माउंटेन का है? हिमालयन रेंज का पीक है। ये आपका जो है कहां पर है? नेपाल में। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इंडिया सेक्शन में आपको देंगे हम। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है वह है आपका चंद्रमा। यहां पर लिख लीजिए, आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वह उपग्रह है क्या सर? चंद्रमा। हालांकि मून के बारे में हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, एक सेक्शन ही बनाएंगे हम वहां पर पूरा चंद्रमा के बारे में हम, ठीक है। अब यह चंद्रमा को ही कहा जाता है, एक इंफॉर्मेशन यहां आप लिखे, चंद्रमा लिखे तो चंद्रमा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर? जीवाश्म ग्रह। याद रखिएगा, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ग्रह नहीं है चंद्रमा, ग्रह वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, ग्रह वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन यह ग्रह उपग्रह है। और जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा कहा जाता है। अब ऑप्शन में ग्रह में रहेगा तो बुध शुक्र शनिचर सोचने लगेगा, लेकिन नहीं, जीवाश्म ग्रह किसे कहा गया है? चंद्रमा को कहा गया। थोड़ा सा हटकर नाम दिया गया है, इस बात को भी याद रखेंगे। अब देखिए सर, पृथ्वी की धरातल पढ़ रहे हैं, पृथ्वी को पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी की एक सतह होती है और एक पृथ्वी का वायुमंडल होता है। एक पृथ्वी की क्या होती है सर? यह पृथ्वी हो गया हमारा, तो यह पृथ्वी की सतह हो गई। अब यह एक पृथ्वी का वायुमंडल हो गया। अब यहां पर वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसको भी जानना पड़ेगा, और पृथ्वी की सतह पर भी कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो आप वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद आप पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसके बाद जाके कार्बन डाइऑक्साइड की बात बोलते हैं। पृथ्वी की सतह में आप कुछ भी नहीं पढ़ते, तो पृथ्वी की सतह में ऑक्सीजन ये सब है। तो इसका एक हम यहाँ पर एक बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक फिगर के थ्रू, जहां से आपको समझने में भी आसानी होगी, आज करने में भी आसानी होगी, और यह भी देखेंगे कि यहां से हम कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए सर, हम देखने जा रहे हैं अर्थ के सरफेस को और एटमॉस्फेयर के रासायनिक संरचना को। अब देखिए यहाँ पर पहले हम एटमॉस्फेयर लिखा, इसको अर्थ को दो भाग में डिवाइड किया। देखिए अर्थ का सरफेस लिख लिया, और ये चारों ओर जो देख रहे हैं गैसों का एक जो लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर का रासायनिक संगठन क्या है यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि किस किस कौन कौन सी गैसें यहाँ पाई जाती है। तो देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में 78.03% नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.98% पाया जाता है। इसी को राउंड फिगर में नाइट्रोजन को आप 98% बोलते हैं, आप 78% बोलते हैं, और ऑक्सीजन को आप बोलते हैं 21%, राउंड फिगर लेते हैं। देखते हैं, हमने पूरा पॉइंट में डाटा दिया है। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78.03%, दैट मीन्स 78% राउंड फिगर में। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है आपको? 20.98%, दैट मीन्स 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.03% आपका। आर्गन कितना है? 0.93% है आपका। हाइड्रोजन कितना है आपका? 0.01% है। तो आपसे यहाँ इस तरह से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। दूसरे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा एटमॉस्फेयर का सबसे भारी गैस कौन सा है?
हमारे वायुमंडल का सबसे भारी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नोट कर लीजिएगा, एटमॉस्फेयर का पूछा जाएगा सबसे भारी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तब अब भारी बता दिए तो कहिएगा ना सर हल्का भी बता दो ना, तो एटमॉस्फेयर का सबसे हल्का गैस है हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर का सबसे हल्का गैस क्या है? हाइड्रोजन। और सबसे भारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे आगे वायुमंडल के। अब अर्थ के सरफेस में आइए, यहां पर लिखा पृथ्वी। देखिए गौर कीजिए, पृथ्वी की सतह का रासायनिक संगठन। हमारी पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए सर 46.6%, सिलिकॉन कितना 27.7%, एल्युमिनियम कितना 8.1%, लोहा कितना 5%, कैल्शियम कितना 3%। इसके अलावा बहुत सारे तत्व हैं, सब बात नहीं करना सर, इतना काफी आपके लिए। अब देखिए हमारे अर्थ सरफेस की बात करेगा, पृथ्वी की धरातल की बात किया जाएगा, चाहे पृथ्वी में कौन सी तत्व की प्रधानता है, तो गलती से आप नाइट्रोजन नहीं मानिएगा, क्योंकि वायुमंडल लटते आ रहे हैं, गलती कर देते। पृथ्वी में किस तत्व की प्रधानता है? लीजिए, पृथ्वी में किस तत्व की प्रधानता, जैसे मार दिया, देखते हैं आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन नहीं, हमारे पृथ्वी बोला है, वायुमंडल नहीं बोला है, वायुमंडल वर्ड नहीं है। वायुमंडल रहेगा तो नाइट्रोजन को मारेंगे, खाली पृथ्वी या पृथ्वी की सतह पूछेगा या सरफेस पूछेगा तब ऑक्सीजन को मारेंगे। हमारी पृथ्वी की सतह सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो यहां पर लिख दीजिए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, यह क्या है हमारा? ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में अर्थ सरफेस पर पाया जाने वाला, इसी को हम यहां पर लिख सकते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन क्या है? धातु है, अधातु है और उपधातु है। देखिए तत्व को 3 पार्ट में बांटा गया, एक धातु में, एक दूसरा अधातु में और तीसरा उपधातु में। तो धातु मतलब मेटल, अधातु नॉन मेटल और उपधातु मेटेलॉइड्स में। तो यह हमारा क्या है? आपका नॉन मेटल है ऑक्सीजन। यह सर्वाधिक अधातु। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अधातु पाया जाता है, तो ऊपर भी हमारा आंसर क्या होगा सर? ऑक्सीजन। इस सिलिकॉन न धातु है न अधातु है, ये उपधातु है, तो इसको लिखेंगे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु। यहां पर लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन यहीं से आता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु। लीजिए सर, पूछा जाएगा पृथ्वी की सतह पर, चाहे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा उपधातु पाया जाता है सर? वह सिलिकॉन पाया जाता है। आपसे देखिए एल्युमिनियम धातु है सर, आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक धातु, सर्वाधिक धातु पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है सर? एल्युमिनियम 8.1%। लोहा भी धातु है, कैल्शियम भी। सर्वाधिक दूसरा धातु, सर्वाधिक दूसरा धातु कौन सा? देखिए सर दूसरा में कौन है? लोहा। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में दूसरा धातु पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। और ये सर्वाधिक तीसरा धातु है, सर्वाधिक तीसरा धातु। देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इसकी सतह से। आपसे पूछा जा सकता है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा कि पृथ्वी की धरातल में, पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक मात्रा में तीसरा धातु कौन सा पाया जाता है? सर्वाधिक तीसरा धातु कौन सा पाया जाता है? तो वह जवाब हमारा कैल्शियम। सर्वाधिक धातु पूछेगा 1 नंबर में एल्युमिनियम। सर्वाधिक दूसरा धातु कौन पाया जाता है? लोहा। सर्वाधिक उपधातु कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन। सर्वाधिक अधातु कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक किस तत्व की प्रधानता है पृथ्वी में? भी ऑक्सीजन। देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अर्थ से आएंगे। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन भरे पड़े हैं सर, बहुत सारे हैं, आप पढ़ते जाइए और हम आपको अच्छी तरह से पढ़ाते जाएंगे। आप अपने इंफॉर्मेशन से नोट को छोटा मत कीजिए, स्टडी डीप कीजिए, और डीप स्टडी कीजिएगा तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आप आईएएस दे सकते हैं, बीपीएससी दे सकते हैं, जेपीएससी दे सकते हैं, अदर पीसीएस दे सकते हैं, यहाँ तक स्टाफ सिलेक्शन का सीपीओ वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। सीपीओ का भी जीएस का क्वेश्चन देखे हैं सर, एसएससी का सीपीओ है आपका, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है। दिल्ली पुलिस भी भरते हैं आप, उसको भी आप कर दीजिएगा तो उसके डीप क्वेश्चन ही आते हैं सर जीएस में। अब तो आपको जीएस को सर पूरा डीप में जाके पढ़ना होगा, तब जाके उसके क्वेश्चन पकड़ाएंगे सर, अदरवाइज नहीं पकड़ाएंगे। और हमारा यही प्रयास होता है कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, डीप में जाकर स्टडी किया जाएगा। लेकिन यह कब होगा? जब आप हमें कोऑपरेट करेंगे तब। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को आप देखते रहें। हमारी शुभकामना आपके साथ है।